हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2। और प्रीवियस जो हमारा पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो डेटा है उसको हम प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं या सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन या डेटा है वो इंटरनल भी हमारे पास एक कंपनी के अंदर से भी हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, और कंपनी के बाहर यानी एक्सटर्नल सोर्स से भी वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोई भी डेटा हो उसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो जब प्रोसेस करते हैं, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्टिंग में प्रॉमिस भी किया था कि आज आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस जब मैं कहता हूँ तो प्रोसेस का मतलब क्या है ना। प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो जब डेटा है उस प्रोसेस के अंदर जनरली उसको हम एनालाइज करते हैं। लाइक कुछ भी एनालिसिस हम कर सकते हैं उस डेटा का। तो जो एनालिसिस ऑफ डेटा है आज उसका हम एक पहलू समझने की कोशिश करेंगे, जिसको सैम्पलिंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं जनरली एक आइडिया दे देता हूँ सैम्पलिंग कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग देखिए, आपके यहाँ इलेक्शन होता होगा, आपके कंट्री में, स्टेट में, या जहाँ भी आप इलेक्शन होता होगा। तो जो इलेक्शन है उसके पहले जो न्यूज वाले हैं एक प्री एग्जिट पोल आता है, एग्जिट पोल या प्री पोल आता है। जनरली वो ओपिनियन बना रहे होते हैं कि किसके कितने सीट्स आ सकते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं वो, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मान लीजिए इंडिया में इलेक्शन होता है। ठीक है, सेंट्रल सेंट्रल इलेक्शन होता है। ठीक है, तो वह मान लीजिए कोई प्री पोल या एग्जिट पोल होता है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे, मान लीजिए वहां पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 लोगों से जाके रैंडम को पूछेंगे कि भाई आपने किसको वोट दिया या आप किसको वोट दोगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इंडिया में 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 543 पे वोटिंग होता है, 2 शायद नॉमिनेटेड होते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली नंबर। तो ऐसा इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000, 1,000, 10,000 कितना भी ऐसा डेटा मतलब कलेक्ट करेंगे। वहां पे जाके लोगों से पूछेंगे कि आपने वोट किसको दिया है, और फिर उससे एक ओपिनियन बनाएंगे कि हाँ भाई किसके कितनी संभावनाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं कि किसे कितने सीट्स निकल जाएंगे, है ना। तो अब अगर ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, एग्जिट पोल हो गया। मतलब एक एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं, एक अंदाजा लगाना कि अप्रोक्स इतना या ये हो सकता है संभावना। अब देखिए, अब पूरा पॉपुलेशन से जाके तो पूछना आसान नहीं है ना कि कौन अपने किसको वोट दिया है ऐसा। तो हम क्या करते हैं, पूरा पॉपुलेशन है उसमें से एक सैंपल उठा लेते हैं। मतलब कुछ लोग उस पॉपुलेशन में कुछ लोगों को उठा लेते हैं, उनसे बात करते हैं, राइट इनसे डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है सैम्पलिंग। ठीक है, यानी जो टोटल डेटा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम, जो टोटल डेटा है उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन, है ना। और उसमें से जो हमने डेटा लिया उसको हम बोलेंगे सैंपल, है ना। यानी टोटल जिस 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 टोटल जो आबादी है, जो पॉपुलेशन वोटर्स है, जिस हम डेटा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस डेटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हम निकालने जा रहे हैं, उसको तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन। और जितने का हमने सैंपल्स लिया, जितने का हमने मान लीजिए सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन किया, उसको हम बोलेंगे सैंपल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अपने थ्योरी पे आ जाते हैं सीधे, और मैं थ्योरी एक बार आप लोगों को पढ़ा के फिर सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिएगा पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन अ सेट ऑफ आइटम, इसको रेड कर लेते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। इट इज अ सेट ऑफ आइटम फ्रॉम विच अ सैंपल इज ड्रॉन। तो एक सेट ऑफ आइटम, जैसे मान लीजिए वोटर्स की लिस्ट, एक क्या होगा, सेट ऑफ आइटम। आप जानना चाह रहे हैं कि एक कॉलेज में कितने बच्चे मैथ्स को पसंद करते हैं, तो कॉलेज के बच्चे टोटल, वो अपने आप में क्या हो गया, पॉपुलेशन। ठीक है, वो पॉपुलेशन ना कह ले, या फिर आप बोलते एक सेट ऑफ आइटम, तो पूरे कॉलेज के बच्चे क्या है, आपके लिए एक पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें से फ्रॉम विच अ सैंपल इज ड्रॉन, यानी कुछ का सैंपल जिसमें से लिया जाएगा टू फॉर्म अ कंक्लूजन, ताकि एक कंक्लूजन निकाल सके, है ना। इंटायर इंटायर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, ये शॉर्ट्स है तो आप ध्यान रखिएगा। मतलब प्रॉपर अपना में ये थ्योरी नहीं है, हम बुक्स का, कापलान का बुक यूज करके उसका ये नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, मैं उस बुक से ही पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये कर लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कापलान में जो यहाँ नोट्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये मैंने बहुत ही कम शब्दों में जो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाए, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए वैसे नोट्स बनाया है। पॉपुलेशन समझिए, मैं आ गया एक सेट ऑफ डाटा जिसमें से सैंपल को ड्रॉन किया जाएगा, लिया जाएगा सैंपल। तो उस जो पॉपुलेशन, जो पूरा सेट ऑफ डेटा है वो एक तरह से पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है अ सबसेट ऑफ आइटम, जो सबसेट हमने जो
सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन में से जो हमने सिलेक्ट किया है जो आइटम, जो एक सबसेट ऑफ डेटा, देखिए पूरा डेटा को सेट ऑफ डेटा और सबसेट ऑफ आइटम, मतलब उसमें से जो हमने आइटम सिलेक्ट किए हैं, जो उसका ग्रुप बनाया फिर लोगों का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सैंपल, व्हिच इज एनालाइज्ड टू फॉर्म अ पॉपुलेशन, यानी जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हम पूरे ग्रुप के बारे में कुछ जान सके, पूरी पॉपुलेशन के बारे में जान सके, तो वो हो जाएगा हमारा सैंपल। ठीक है, अब सिंपल भाषा में इसको ये समझते हैं, अ सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ थिंग सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, तो पूरे पॉपुलेशन में से जितने लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा, मान लीजिए वो सैंपल हो जाता है। ठीक है, द एम ऑफ स्टडिंग द सैंपल, और हम क्यों पढ़ते हैं, एम ऑफ स्टडिंग द सैंपल इज टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन, क्योंकि हम कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं पूरे पॉपुलेशन के बारे में। पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना आसान नहीं है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना आसान नहीं है, तो हम ऐसे कुछ लोग हम ले लेंगे जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, एक सैंपल साइज ले लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम सैम्पलिंग करते हैं विदाउट स्टडिंग द एवरी आइटम, है ना, पूरे आइटम को स्टडी किया ना कुछ लोगों का वो कर सके। ठीक है, तो अब स्टडी जो हम ये टोटल काम करते हैं यानी सैम्पलिंग करते हैं, इसके कितने कितने तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं सैम्पलिंग के। ठीक है, बेसिकली हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग नाम से पता है, रैंडम का मतलब कुछ कोई भी रैंडम, मतलब कोई प्री सेट नहीं हो कि हमें ये उठाना है, सिंपली कोई सा भी आप मतलब डेटा उठा लीजिए पॉपुलेशन में से, हम कोई मतलब ये कोई डिजाइन ना हो, कोई मेथड नहीं हमने सुना है कि हमने ये नंबर के ऐसे लोग उठाएंगे वैसे लोग उठाएंगे, हम पॉपुलेशन में से किसी को भी उठा लेते हैं जिसका हम सैंपल करेंगे। ठीक है, सैंपल हम रैंडमली उठा लेते हैं, तो हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, selection of sample from a population where every item has an equal chance of being selected। ध्यान रखिएगा, ऐसा कीवर्ड है जहाँ पे every item has an equal chance of being selected। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कहीं भी लिखा मिले कि every item has an equal chance of being selected, वो रैंडम सैम्पलिंग की बात चल रही होगी वहां पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है जैसे। अब मैं समझा देता हूँ। अब मान लीजिए रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका कोई क्लास है, क्लास मान लीजिए ये 10th है, क्लास स्टैंडर्ड 10th आपका है, उसमें स्टूडेंट है, मान लीजिए स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और इन 20 स्टूडेंट्स में ना आप चाहते हो, ये आपकी एक सैंपल है। ठीक है, मतलब सैंपल आपके, ये क्या आपका सैंपल साइज है, नो आई एम सॉरी, ये आपके पॉपुलेशन है ये। ठीक है, अभी पॉपुलेशन है, अब भाई 20 बच्चों का हम एक सर्वे करें, या इसमें से हम किसी 5 बच्चों का सर्वे करें। ठीक है, तो हम चाहते हैं 5 बच्चों का हम सर्वे करें जो कि सैंपल हो जाएंगे 5 स्टूडेंट्स, और टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं सर्वे करना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे हैं, लाइक मैं 5 बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, लाइक उनको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मैथ्स पसंद है या ऐसा सोशल साइंस पसंद है, साइंस पसंद है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मैं किन बच्चों से पूछूं मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, कोई मेथड यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए उन सभी का नंबर डाल के ना, स्टूडेंट नंबर एक को नंबर देके, और मैं एक ऐसे डब्बे में सभी मान लीजिए बॉक्स में डाल दूंगा सबके पर्चे में, रोल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और मैं 5 रैंडमली मैं पर्चे निकालता हूँ, मान लीजिए आ गया 5 8 14 18 और ये 2, ये 5 मैंने ये पर्चे मैंने निकाल दिए। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना, उन नंबर के जो स्टूडेंट्स है, अब हम इसी को सिर्फ सैंपल में लेंगे। अब देखिए 14 एंड 18 एंड ये 2, अब हमने सैंपल लिया, उसमें से खाली 5 बच्चे हैं, 5 8 14 18 एंड 2। अब क्या करेंगे, हम इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये तो हमारे हो गए सैंपल, और ये हो गया हमारा पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन ये हो गया हमारा। अब समझिए, अब यहाँ पे मैंने कहा था एवरी आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या है, अब जब मैंने 20 लोगों का जो ये पर्चे पे है रोल नंबर या नंबर डाल के मैंने डाल दिया बॉक्स के अंदर, तो मैंने जब उसमें से कोई सा भी एक रैंडम पर्चा निकाला, ठीक है, तो मुझे ये बताओ किसी भी नंबर के आने के क्या इक्वल चांस नहीं है, किसी भी रोल नंबर का बच्चे का पर्चा निकल सकता था, है ना, तो सबके सेम मतलब चांसेस हैं।
तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि ऐसा ऐसे तरीके से सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं, जब जितना ही पॉपुलेशन है उसमें से किसी के भी सामने आने का, सैंपल में का पार्ट बनने का इक्वल चांस हो, तो वो हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैंने डब्बे में पर्ची डाला, और भी कोई तरीका हो सकता था, है ना, और भी कोई तरीका हो सकता था, मतलब ये सिलेक्ट करने का। ध्यान रखिएगा कीवर्ड है कि सभी के इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है, बस ये इसमें कीवर्ड है, तो ये ध्यान रखिएगा। सैम्पलिंग थ्योरी, रैंडम सैम्पलिंग आई थिंक हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या है? एवरी nth आइटम आफ्टर द फर्स्ट विच इज सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है। तो एवरी nth हम आइटम को लेंगे और आफ्टर द फर्स्ट, आफ्टर द यानी पहला स्टूडेंट यानी पहला कोई आइटम लेंगे, उसके बाद हम एवरी nth नंबर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहला आइटम जो लेंगे वो क्या होगा? विच इज सिलेक्टेड रैंडमली। अब इसको समझिए, अब हम सिस्टमैटिक को समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेम डेटा है 1 2 3 4 5 6 और ये करके टोटल ऐसे करके टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100। अब मान लीजिए मुझे, अब मैं क्या करूंगा, कोई भी एक अब मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें 10 सैंपल साइज मेरा होना चाहिए, सैंपल साइज मेरा मान लीजिए 10 का है, ठीक है, कितने का है? 10 का है। तो मैं क्या करूंगा, ये सॉल्व हो गया, तो मुझे पता है ये बात कि मुझे कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, जो रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है, उसमें से मैं कोई भी एक रैंडम सैम्पलिंग करके एक बच्चे को सिलेक्ट कर लूंगा, है ना। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब समझ गए? बॉक्स में डालिए उनका पर्चा, कोई एक उठा लीजिए। मान लीजिए आपका आ गया 6, है ना, मैं क्या करूंगा 6, ये 6 है ना, ये रैंडम सैम्पलिंग से किया मैंने, ठीक है। ये 6 तो मैंने रैंडम सैम्पलिंग से ले लिया। अब क्या मुझे टोटल डेटा चाहिए, टोटल पॉपुलेशन में से 10, एक डेटा मुझे मिल गया, एक सैंपल मुझे मिल गया 6। अब क्या करूंगा, एवरी nth यानी यहाँ 6 से एवरी 10th नंबर, मान लीजिए अब मुझे 10 चाहिए ना, तो 1 से 10 तक मैंने ले लिया 6। अब मैं यहाँ से एवरी nth नंबर यानी एवरी 6, जो 6 का वाला टर्म होगा वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 6 हो गया, फिर 16 हो गया, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 56, 66 और ऐसे करके 96, है ना। तो ये टोटल 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 76, 86, फिर 97, तो 7 हो गया था, 8 9 10, तो 10 का सैंपल मैंने ले लिया। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला होगा सैंपल उसको हम लेंगे रैंडम से, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग से हम लेंगे फर्स्ट आइटम, और उसके बाद एवरी nth आइटम इज टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिस्टमैटिक। रैंडम तो है लेकिन एक सिस्टम हमने बना दिया, एवरी nth टर्म, ठीक है। तो ये इसके लिए एवरी nth टर्म की टर्म हो गया, पर ध्यान रखिएगा एवरी nth टर्म तो है लेकिन पहला क्या है, रैंडम हमने लिया था पहला टर्म, ठीक। तो अभी आते हैं इस पे थ्योरी पे। यहाँ पे कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, एवरी nth जो टर्म है ये अपना क्या है, इसका इसके लिए कीवर्ड है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और तो रैंडम हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा, द फर्स्ट आइटम इज सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है, द फर्स्ट आइटम इज सिलेक्टेड रैंडमली, और उसके बाद एवरी nth टर्म वो हमारे सैंपल का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग देखते हैं क्या है। व्हेन यूज्ड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड, तो पॉपुलेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और स्ट्रेटा ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सैंपल को डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेम होगा उसके बेस पर हम डिवाइड कर देंगे। रैंडम सैंपल इज देन टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। तो एक रैंडम सैंपल करेंगे उन ग्रुप के बीच में जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, उन रैंडम सैंपलिंग करेंगे, एंड दैट इट इज गुड टेक्निक व्हेन देयर इज अ अपरेंट ग्रुप विद इन पॉपुलेशन, ठीक है। और मतलब ये तब काम आता है जब उनके बीच में कोई कोई पॉपुलेशन के अंदर कोई अपरेंट ग्रुप हो। अपरेंट ग्रुप का मतलब ये है कि भाई कोई सेम फीचर्स हो, सेम तरह के लोग हो, तो इस तरह के बच्चे, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगेन आपके क्लास है, क्लास 8 नहीं 10th है, ठीक है। तो इसमें अगेन 1 से लेके 100 तक स्टूडेंट है,
अब आपको कुछ यहाँ पे सैंपल करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मान लीजिए, या कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं, या उनसे कुछ वैसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी क्लास में मान लीजिए बॉयज है, कुछ बॉयज है एंड गर्ल्स भी हैं, ठीक। बॉयज है, टोटल बॉयज कितने हैं, मान लीजिए बॉयज है 60 और गर्ल्स है 40, तो रेशियो हो गया इनका, मान लीजिए तो रेशियो हो जाएगा 6:4, ठीक है। रेशियो हो गया इनका 6:4। अब हमने 2 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हाँ आई एम सॉरी, हाँ अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इनका ग्रुप मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, भाई मैं इनका रेशियो 6 और 4 का है, तो मैं क्या करूंगा, उसी रेशियो में मान लीजिए मुझे सैंपल साइज, और मेरा सैंपल साइज अगेन है मेरा 10 का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 10 स्टूडेंट में से जो 6 एंड 4 के रेशियो में मैं बॉयज एंड गर्ल्स को अपने मतलब अपने सैंपल साइज के अंदर लूंगा, तो 10 टोटल है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, टोटल बॉयज हो जाएंगे 6 एंड गर्ल्स हो जाएंगे 4, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मैंने ग्रुप बना लिया, मतलब अलग अलग कर दिया बॉयज एंड गर्ल्स को। बॉयज के अंदर मैं टोटल 60 बॉयज थे, उसमें से 6 लोगों से मैंने अपने क्वेश्चन पूछे, या मैंने जो भी था सर्वे वो किया, और गर्ल्स जो टोटल 40 थे उसमें से 4 गर्ल्स को मैंने सिलेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछा। अब ये ध्यान रखिए, 60 में से मुझे 6 बच्चे जब मैंने निकाले, तो ये 6 जो होंगे ना, ये हो जाएंगे रैंडम, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा फर्दर, यहाँ पे सिर्फ मैं रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रैंडम, ठीक है। तो समझ गए, तो पहले क्या हो रहा है कि एक फीचर्स के बेसिस पे मैंने बांट दिया, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स। अब मैंने बॉयज एंड गर्ल्स बांटा है, आप किसी भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैथ्स, ये कितने बच्चों को मैथ्स सही लगता है, कितने को साइंस अच्छा सही लगता है, आप उस बेसिस पे कर सकते हैं। मान लीजिए 40 बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है, 60 बच्चों को साइंस अच्छा लगता है, आप उस बेसिस पे भी कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे, सेम फीचर्स, है ना, सेम कैरेक्टरिस्टिक, यानी कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, चाहे वो जेंडर ले लीजिए, सब्जेक्ट ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, कितनों को फुटबॉल पसंद है। मतलब देखिए, आपके डेटा का रिक्वायरमेंट, मतलब आप जो ऑब्जर्वेशन सैम्पलिंग कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे मान लीजिए आप कर सकते हो सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए आप कोई कंपनी हो, आप बच्चों को कुछ सेल करते हो, मान लीजिए अब आप डिसाइड करना चाहते हो कि इस स्कूल, मान लीजिए कॉलेज के अंदर मैं क्या बेचूं, लाइक मैं फुटबॉल किट बेचूं, या या मैं क्रिकेट किट बेचूं। तो आप पहले ग्रुप बना सकते हो कि कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है और कितने बच्चों को क्रिकेट, है ना। फिर उसके अंदर आप देख सकते हो क्रिकेट में जो बच्चे हैं उनका रेशियो बनाइए, फिर उन्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फुटबॉल में आपको क्या चाहिए, आपको क्रिकेट में क्या चाहिए। तो इस तरह से आप सिंपली कर सकते हो। मैंने ये एग्जाम्पल दिया, और ये एग्जाम्पल कहीं भी फिट हो सकता है, ठीक है। तो समझ गए। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम पहले तो उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, यानी पहले हम ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। देन रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन, तो हम कैसे कर रहे हैं उसको, बेस्ड ऑन सेम लाइक फीचर्स या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। यानी जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर कोई सेम फीचर्स होनी चाहिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वो जो हमने कर दिया, उसके बाद हम डेटा उसी रेशियो में लेंगे जो मतलब जैसा ग्रुप बना है, और हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं अपने डेटा को, डिपेंड मतलब बेस्ड ऑन जो मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन, उस बेसिस पे, एंड देन उसके अंदर मैं रैंडम सैम्पलिंग करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2 बातें होती है उसके अंदर बेसिकली। चलिए हम अपने फिर से चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा असेंबली में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप। तो सबसे पहले हम टोटल पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप से बनाते हैं, है ना। तो ये तो सेम वाली बात कर रहा है, मतलब सबसे स्ट्रेटिफाइड में भी यही करते थे, टोटल पॉपुलेशन को हम सेम दो डिफरेंट ग्रुप्स में बना डिवाइड करते थे, 2 या कितने भी ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों में पहली बात तो सेम हो गई। देन क्वेश्चनिंग पर्टिकुलर प्रपोर्शन या कोटा नोट रैंडम ऑफ ईच ऑफ पीपल इन ईच ग्रुप। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसमें क्या करते थे, उसके बाद हम रैंडम सैम्पलिंग करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम सेकंड स्टेप में यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करते थे, यानी ग्रुप बनाया उसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जहाँ पे एक कोटे में डिवाइड कर देंगे। कोटे का मतलब ये है कि भाई मेरे को ये ऐसे ऐसे बच्चे लेने हैं, ठीक है। कोई फीचर चाहिए, लाइक पहले तो आपने बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, अब बॉयज में से भी ना हम निकालेंगे कि कितने बच्चों को साइंस पसंद है, कितने को मैथ्स पसंद है, कितने को सोशल साइंस पसंद है, ठीक है। अब मान लीजिए
मैं एक करके दिखाता हूँ, पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं। लाइक सब ग्रुप्स ऑफ 10 to 15 ईयर्स एंड एक्सेट्रा। चलिए, डेलिब्रेट एंड बायस, और ये होता है डेलिब्रेट एंड बायस। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को, है ना। मैं इसी के नीचे से समझा देता हूँ, कोटा सैम्पलिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स है टोटल 1 से लेके 100 तक, तो 100 तक स्टूडेंट है और सैंपल साइज मेरा है, मान लीजिए अगेन मुझे 10, मेरे पास 10 का ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, मान लीजिए कोई कैटेगरी बना देंगे, कैटेगरी मान लेंगे बॉयज एंड गर्ल्स का, ठीक है। एंड देन फर्दर करेंगे सब कैटेगरी, मान लीजिए अब सब कैटेगरी में हम पूछेंगे भाई कितने को मैथ्स पसंद है, ठीक है, मैथ्स पसंद है, साइंस पसंद है, एसएसटी सोशल साइंस पसंद है ना, कितने को म्यूजिक पसंद है। तो 4 मान लीजिए मैंने ग्रुप फर्दर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपके, ठीक। चलिए अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे हम सैंपल करेंगे इसके अंदर। अगेन मैं सबसे पहले किस में डिवाइड कर दूंगा, पहले बॉयज एंड गर्ल्स में। ओके सो अगेन एंड बॉयज आपके पास अगेन मान लीजिए 60 ही है और एंड गर्ल्स मान लीजिए 40 है। अब क्या करोगे, एक तो ये हो गया। अब मैं फर्दर क्या करूंगा, मान लीजिए कैटेगरीज आपने बना दी। अब बॉयज में मान लीजिए 60 है, तो मान लीजिए इसमें से मैथ्स कितने को पसंद है, मान लीजिए मैथ्स 20 स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है, साइंस कितने को पसंद है, मान लीजिए 10 को साइंस पसंद है, एसएसटी कितने को पसंद है, तो मान लीजिए 10 को एसएसटी भी पसंद है, म्यूजिक कितने को पसंद है, तो मान लीजिए आपके पास कोई स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट है जिसको म्यूजिक पसंद है। गर्ल्स में भी बना लेते हैं, मान लीजिए मैथ्स, मान लीजिए 10 गर्ल्स है जो मैथ्स पसंद है, साइंस में 10 गर्ल्स साइंस वाली हैं, 10 एसएसटी वाली हैं और म्यूजिक वाली भी है कुछ, है ना। मान लीजिए 10 गर्ल्स हैं वो म्यूजिक वाली, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब मान लीजिए बॉयज में से मुझे टोटल सैंपल कितने चाहिए, तो सैंपल साइज बॉयज में से होगा मेरा, सैंपल मुझे कितने लेने पड़ेंगे, बॉयज में से मुझे चाहिए 6, ठीक। और गर्ल्स में से सैंपल कितने लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि गर्ल्स टोटल 40 है ना, तो मैं गर्ल्स में से 40, तो 4 सैंपल, ठीक। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो है ना, ये तो मैंने कैटेगरी कर दिया। अब मैं ये चेक करूंगा कि भाई ये है, इनका रेशो क्या है, इनका रेशो 2:1:1:2, तो इनका रेशो क्या हो गया, तो इनका कोटा एक से, है ना। तो मैथ्स का कोटा कितना हो जाएगा, मैथ्स का कोटा हो जाएगा 2, साइंस का 1:1:2, तो ये यानी टोटल 6 स्टूडेंट में से मैथ्स वाले कितने बच्चे लूंगा, तो इस रेशो में 2:1:1:2 इस रेशो में लूंगा, तो ये अपना अपना कोटा हो गया सबका। तो अगर हम टोटल करें 2 to 4 6 हो गया ना टोटल, तो 6 में से मान लीजिए 2 स्टूडेंट तो यहाँ पे होंगे, एक यहाँ का होगा, एक यहाँ का होगा और ये 2 यहाँ का होगा, ठीक है। तो इस मैंने यानी टोटल मैथ्स का 20 है, तो 20 में से 2 बच्चे को मैथ्स का लूंगा अपने सैंपल में, साइंस का तो यहाँ से लूंगा, और मान लीजिए एसएसटी का 10 और 2 स्टूडेंट्स में म्यूजिक से ले, ठीक है। वैसे गर्ल्स में तो सिंपल है 1:1 रेशो इनका तो कोटा ही मान लीजिए, रेशो इनका कोटा ही मान लीजिए 1:1:1, तो ये हो जाएगा 1 स्टूडेंट मैं यहाँ से ले लिया, 1 स्टूडेंट यहाँ से, फिर 1 स्टूडेंट यहाँ से, है ना। तो इस तरह से कोटा बन गया। देखिए पहले मैंने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मैंने जेंडर के बेसिस पे डिवाइड किया, आप किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं डिवाइड। देन मैं उनको उनका फर्दर इंटरेस्ट क्या था और मैंने उसको वो किया और उसके बाद मैंने कोटा बना दिया, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि पहले तो आप म्यूजिक एंड आप साइंस मैथ्स या आप एसएसटी इन टोटल ग्रुप को ना आप 4 ग्रुप में बांट, मतलब टोटल इसमें बांट दीजिए। टोटल आप ऐसे कैटेगरी बना सकते हैं, मैथ्स को 20 स्टूडेंट हो गए मान लीजिए को पसंद है, 30 साइंस वाले हो गए, ये म्यूजिक है, ये एम म्यूजिक है, ठीक है, म्यूजिक वाले अगेन मान लीजिए 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एसएसटी वाले भी 16 ये 20 हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स के अंदर फिर मैं फर्दर बॉयज एंड गर्ल्स का बना सकता हूँ रेशो, इसके अंदर मैं बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड कर सकता हूँ, इसको बॉयज एंड गर्ल्स में फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी मैं बॉयज एंड गर्ल्स में फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब कैसे भी इस तरह से ही कर सकते हैं। देखिए अब है ना, मान लीजिए अब बॉयज, मान लीजिए बॉयज टोटल 10 है और
20 में से मान लीजिए 8 जो है बॉयज़ है, 12 मान लीजिए गर्ल है ना? तो फर्दर आप उसी रेशियो में इनको यानी तो ये आ जाएगा 2:3, तो 2:3 यानी टोटल जो स्टूडेंट है उसमें से 20 स्टूडेंट में से आपको 8 लेने पड़ेंगे बॉयज़ और ठीक है, मतलब आप उस रेशियो निकाल लीजिएगा जिस रेशियो में आपके पास बच्चे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर अपना आपको काम करना है, ठीक है? अब मान लीजिए 10 का इसी में मैं करके दिखाता हूँ, 10 का सैंपल है, तो 10 को आप इस रेशियो में डिवाइड करोगे 20 यानी 3:2, 2:3:2, तो आप ये इसमें 2 बच्चे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, 3 बच्चे यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, तो आपके पास टोटल कितने हैं? 2 बच्चे आपको म्यूजियम से लेने हैं। 2 बच्चों को आप कैसे करोगे डिवाइड? अब थोड़ा सा मैंने रेशियो उल्टा सीधा ले लिया, पर क्वेश्चन में परफेक्ट होगा, ठीक है? डेटा को ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब 2 बच्चों को मैं 8:10 मैं रेशियो नहीं रखता, फिर मैं मान लीजिए 10 बॉयज और 10 गर्ल्स कर देता हूँ, तो एक तो लड़का आना चाहिए, एक लड़की आनी चाहिए, मैथ्स वाला। फिर ये 30 है, इसमें 3 बच्चे लेने हैं, तो मान लीजिए इनका रेशियो मैं उनके साथ कर सकता हूँ, कुछ 6-4, तो टोटल 30 है, जिसमें से मान लीजिए 20 बॉयज है एंड 10 गर्ल्स, तो आपको यहाँ से सैंपल भी 2 लेने, यहाँ से 1 लेने पड़ेंगे। तो ये चीजें आप कर सकते हो, है ना? तो मेन समझ जाओ, आपको ये समझना है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया, तो आपको ना ये कोटा बन जाता है, ठीक है? कोटा मतलब जो रेशियो मतलब जो बच्चों का है उसी हिसाब से लेना है, जो प्रोपोर्शन है उसी हिसाब से लेना है आपको, ठीक है? अब ये कोटा या तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी स्टडी कर रहे हो, जो सर्वे बना रहे हो, वहां से भी उसके अकॉर्डिंगली आप कोटा ले सकते हो ना, पहले से भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक तरह से डेलिबरेट होता है, ठीक है? यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग नहीं करी है हमने। देखिए, जो ये कोटा है उस नाम में ही कोटा है, तो यहाँ पे डेलिबरेट चीजें करते हैं, हम बायस होके अपना सैंपल तैयार कर रहे हैं, ताकि जो हमारा डेटा वो टेलर मेड हो। समझ रहे हो? हम अपने जो पर्पज है, इसके कंक्लूजन बनाना चाहते हैं, वो टेलर कर सके हम अपने अपने नीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है? कोटा सैम्पलिंग है, यहाँ पे क्या होता है, पहले तो आप कैटेगरीज में डिवाइड करते हो अपने, ठीक है? फिर सब कैटेगरीज को में करते हो, इसके अंदर से ना हम कोटा कोटा के बेस पे हम डेटा उठाते हैं। बट उसमें क्या था, इसमें कोटा और उसमें क्या था, उसमें सैम्पलिंग था। इसमें जो हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग किया था उसमें रैंडमली हम लेते, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोटा करके उसको डेलिब्रेट, हम जो भी डेटा लेते हैं डेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो इन दोनों में ये बेसिकली डिफरेंट है, कोटा एंड स्ट्रेटिफाइड में, ठीक है? नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज क्या होता है समझाता हूँ। व्हेन पॉपुलेशन साइज इज टू लार्ज लाइक अ कंट्री, जैसे बहुत बड़ा पॉपुलेशन जिसका आप कुछ रिसर्च या कुछ सर्वे करना चाहता हो, वो पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, जैसे इंडिया कोई कंट्री हो गया अपना, अपना इंडिया है ना, अपने इंडिया में कोई सर्वे आप करना चाहते हो, फर्स्ट रीजन इज सिलेक्टेड रैंडमली, तो कोई सा भी आप रैंडम रीजन लोगे, देन फर्दर डिवाइड इनटू सब रैंडम, उसको फिर सब ग्रुप में आप उसको डिवाइड करोगे रैंडमली। देखिए हर स्टेज में ना एक रैंडम वर्ड हो रहा है, तो हर स्टेज में फर्दर आप कहाँ डेटा उठाओगे, कहाँ डेटा लोगे, उसके लिए आप उसको क्या कर रहे हो, आप रैंडम काम कर रहे हो। लाइक नॉर्थ ईस्ट, लाइक नॉर्थ साउथ, अब इसको डिवाइड मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आप जैसे इंडिया का ले लो, तो आप इंडिया का पूरे इंडिया को नॉर्थ साउथ ईस्ट में डिवाइड कर दो, देन रैंडम 5 cities फ्रॉम ईच रीजन, कोई से भी 5 cities आपने इंडिया के मतलब ईच जोन में से कोई से भी साइड, अब 5 cities आपने रैंडम ले लिया, उन 5 cities के अंदर भी अब कोई से भी मान लीजिए 5, मान लीजिए कोई रीजन आ गया, 5 रैंडम रीजन आपने उठा लिया कोई से भी, और हर रीजन से आपने कोई से भी 100 या 200 लोगों के रैंडम उठा लिया, ठीक, डेटा उठा लिया, ठीक है? मैं इसको समझा देता हूँ, देख लीजिए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में सबसे पहले क्या करोगे, मान लीजिए आप इंडिया है, ठीक है? आप इंडिया को क्या करोगे, आप नॉर्थ, देन साउथ, ईस्ट, वेस्ट में आपने इसको डिवाइड किया, ठीक? देन कोई से भी रैंडम नॉर्थ के 5 सिटीज ले लीजिए, ठीक है? मान लीजिए नॉर्थ का आपने ले लिया दिल्ली, आपने ले लिया चंडीगढ़, आपने ले लिया लखनऊ, आपने ले लिया पटना, देन आपने लिया कानपुर, ठीक है? अब ये 5 सिटीज भी आपके रैंडम होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने कोई टारगेट कर रखा है कि ये लेना है, ये सारे क्या है, रैंडम है। तो ये रैंडम सिटीज है 5, मान लीजिए साउथ का आपने लिया यहाँ पे चेन्नई, आपने तिरुवनंतपुरम, नंथापुरम, तो ये स्पेलिंग देख लीजिएगा। आपने फिर साउथ में से देन मान लीजिए आपने ले लिया मदुरई, आपने ले लिया मान लीजिए हैदराबाद, आपने ले लिया मान लीजिए बैंगलोर, कोई से भी रैंडम ले, ईस्ट में ले लीजिए, मतलब ईस्ट में क्या कह सकते हैं हम, भुवनेश्वर,
आपने ले लिया मान लीजिए कोलकाता, ठीक है। फिर आपने ले लिया कोई सिटी लाइक, मान लीजिए आपने ले लिया आइजॉल नॉर्थ ईस्ट में, आपने ले लिया ईटानगर, जो हिमाचल की राजधानी है। देन आपने ले लिया शिलोंग, ठीक है। वेस्ट में लीजिए, मान लीजिए आपने लिया कोई शहर जैसे अहमदाबाद, मुंबई, आपने ले लिया पुणे, फिर आपने ले लिया मान लीजिए पणजी जो गोवा का कैपिटल है, आपने ले लिया सूरत, ठीक है। तो ये हो गया। अब फर्दर दिल्ली में मान लीजिए कोई जोन उठा लीजिए, मान लीजिए दिल्ली में ले लिया आपने 2 जोन में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ एंड साउथ, दिल्ली चंडीगढ़ नॉर्थ एंड साउथ। फिर देन आपने नॉर्थ एंड साउथ सभी जगह आपने फर्दर क्या कर दिया, तो ये स्टेज 1 अपने आप में क्या हो गया, ये तो स्टेज 1 हो गया। अब ये स्टेज 2 हो गया। फर्स्ट स्टेज में आपने क्या कर दिया रैंडम 4 आपने जोन ले लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में अपने हर जोन से रैंडम सिटीज ले लिए 5। अब थर्ड स्टेज में आप क्या करेंगे कि लाइक 200 सैंपल्स फ्रॉम ईच रीजन, ठीक है। तो हमने 200 सैंपल फ्रॉम ईच रीजन, जैसे दिल्ली का नॉर्थ रीजन हो गया, तो अब 200 सैंपल्स आपने नॉर्थ से लिए, 200 सैंपल्स आपने साउथ से लिए, ठीक है। तो दिल्ली का टोटल हो जाएगा टोटल 800। वैसे 800 है इसके, तो 8 ये 400 तो ये आपके होंगे टोटल ये तो ये 2000 सैंपल फ्रॉम ईच सिटीज। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2000, यहाँ से आपको टोटल सैंपल हो जाएंगे 2000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काम यहाँ पे मल्टी स्टेज में हो रहा है। पहले आपने तो रैंडम एरिया मतलब कोई रीजन ले लिया, ठीक है। जैसे 4 रीजन से मैंने मतलब और भी रीजन होंगे, मैंने 4 रीजन ले लिए उसके इंडिया के, फिर 2 मैंने रैंडम 5 सिटीज को सिलेक्ट किया, ये स्टेज 2 हो गया। फिर मैंने रैंडम 2 रीजन ले लिए नॉर्थ साउथ। अब उसके बाद 4th स्टेज में कर रहा हूँ मैं रैंडम 200 लोगों के सैंपल्स इकट्ठा कर रहा हूँ फ्रॉम ईच रीजन, जो मैंने रीजन लिए हैं ईच रीजन से मैंने रैंडम मैंने 200 लोगों से बात की है कि भाई आप किसको वोट देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते हो, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गया। और ये इसके लिए मतलब ये जो होता है ना, लाइक जो सेंसस गवर्नमेंट लेती है, सेंसस नहीं लाइक जो इलेक्शन होता है, ये इनका मेन एग्जांपल है, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है इसका। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है प्री पोल या एग्जिट पोल, प्री पोल सर्वे या एग्जिट पोल सर्वे, है ना, या प्री पोल सर्वे। इसके ये मेन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जब भी कोई एग्जाम है जहाँ पे एग्जाम्पल हो, जहाँ पे कुछ ऐसी बात हो जहाँ पे प्री पोल या पोस्ट पोल वाली बात हो, तो समझ जाइएगा वहाँ पे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल को। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग भी हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, बताता हूँ क्या। डिवाइड दी होल पॉपुलेशन इनटू स्मॉल ग्रुप्स। पहले क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन को यानी पूरे कंट्री को फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम छोटे क्लस्टर्स में बांटेंगे, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ले लिया हमने। देन सिलेक्ट वन क्लस्टर रैंडमली, एक क्लस्टर हमने रैंडमली चूज कर लिया। देन इंटरव्यूइंग एंटायर पॉपुलेशन ऑफ चूजन क्लस्टर, उसके बाद जो हमने चूज किया क्लस्टर उसके इंटायर पॉपुलेशन को का हम सैंपल लेंगे, मतलब उसको सर्वे करेंगे। इन द मल्टी स्टेज एग्जांपल सिलेक्टिंग वन सिटी रैंडमली एंड सिटी रैंडमली एंड इंटरव्यूइंग इंटायर पॉपुलेशन। तो कह रहे हैं मल्टी जो स्टेज है ना, जो एग्जांपल पीछे था उसी में हम एक जो हमने 5 सिटीज निकाले, हम उसमें से एक सिटी लेंगे, ठीक है, और उसके इंटायर पॉपुलेशन को हम सर्वे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यही समझाता हूँ क्लस्टर और इसमें क्या फर्क है। क्लस्टर में जनरली ये होता है कि आपने रैंडम मान लीजिए, रैंडम पहले तो आप डिवाइड कर दोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपने नॉर्थ से मान लिया कोई एक सिटी सिलेक्ट कर लिया, बहुत सारी सिटीज है, कोई एक सिटी यहाँ से ले लिया, एक सिटी यहाँ से ले लिया, फिर एक सिटी यहाँ ले लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, देन आप क्या करोगे, इस शहर के इंटायर पॉपुलेशन का आप सर्वे करोगे।
ठीक है, अगर आप कुछ सर्विस कर रहे हो तो इंटायर पॉपुलेशन की सर्विस करोगे। यहाँ का भी क्या करोगे, इंटायर पॉपुलेशन सर्वे। ठीक है, यहाँ का भी सेम, यहाँ का भी आप सेम ही करोगे। इंटायर पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं फर्दर। आगे बात समझ में, क्लस्टर और मल्टी स्टेज में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। चलिए, क्लस्टर भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है, अच्छा ये सैम्पलिंग के 4 मेथड्स हैं, हमने देख लिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो अब नेक्स्ट है हमारा बिग डेटा। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में डेटास को हम देखते हैं, डेटास कहाँ मिलते हैं। कोई एक्सेल का डेटा हो जाएगा, कोई मतलब एक्सेल में आपको बहुत सारे डेटा आते होंगे, आप अगर काम करते हैं किसी कंपनी में, या एमएस वर्ड वगैरह पे आते हैं। जब कंपनी में हम जाते हैं तो आप हो सकता है आप थंब लगाते हो, या कोई आपका डिजिटल एंट्री होता हो, अटेंडेंस, तो वो भी एक तरह से क्या है कि वो भी एक तरह से डेटा है। ठीक है, अब वेबसाइट पे क्या सर्च कर रहे हो, कौन सा वेबसाइट आप चला रहे हो, उस वेबसाइट में भी आप किसको फॉलो कर रहे हो, किसको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, ये सारा का सारा क्या है, डेटा। वही डेटा जो एक्सट्रीमली लार्ज स्केल पे आ जाए, लार्ज स्केल पे होने लग जाए। ठीक है, जैसा फिलहाल तो आप मान लीजिए अपने कंपनी में जाते हो, आप अपने कंपनी में आप मतलब अपने ऑफिस में जाते हैं आप टाइम पे, वहाँ पे आप एक सिक्योरिटी पर्सनल होता है, वो आपका एंट्री और एग्जिट नोट करता है। ठीक है, मान लीजिए वो पहले मैनुअली रजिस्टर पे एंट्री करता था। अब रजिस्टर पे क्यों एंट्री कर पा रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए 100 एम्प्लॉइज होंगे, 200 एम्प्लॉइज होंगे उसके पास, दिन भर में 100-200 लोगों का एंट्री एग्जिट को नोट करता है। उसके पास 1 लाख मान लीजिए एम्प्लॉय आ जाए, और फिर उसके बाद मैनुअल अगर करना हो डेली एंट्री, तो क्या वो कर पाएगा? जो एग्जिस्टिंग टूल्स है उस डेटा को प्रोसेस करने का, क्या वो कर पाएंगे? नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, आपको डिजिटल कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी जो कि हर इंसान के मतलब अटेंडेंस को कर देगा, मतलब वो नोट करेगा। ठीक है, और फिर बाद में उसको प्रोसेस करके हमें बता देगा कि भाई कौन कितने दिन ऑफिस आया और कौन कितना टाइम वर्किंग में था। ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा, मान लीजिए अभी 1 लाख डेटा, वही जब मान लीजिए अब वो 10 करोड़ का डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए भी आसान नहीं रहेगा। यानी जो हमारे ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग हमारे जो टूल्स हैं, टूल्स जो कि एनालाइज करते हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग टूल्स ऑफ जो हमारे एग्जिस्टिंग टूल्स ऑफ एनालाइजिंग डेटा है, वो इनसफिशिएंट हो जाए टू एनालाइज द डेटा, उच्च स्केल के का डेटा हो, तो उसको हम बिग डेटा बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के पास कितने लोगों का अकाउंट है, हम लोग दिन भर क्या क्या करते रहते हैं, तो वो क्या है, उनका जो डेटा है उसको क्या बोलेंगे हम, बिग डेटा बोलेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब के पास पता नहीं कितने डेटा है, मुझे तो लग नहीं रहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता, है ना। अब क्या, ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे डेटा को एनालिसिस करने का, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप कुछ यूट्यूब पे सर्च करते हो ना, तो आपको हमेशा उसी तरह का वीडियो रिकमेंडेशन में आता है। ठीक है, तो ये डेटा उनको कैसे पता लगा कि भाई ये इन चीजों में इंटरेस्ट लेता है, इसको ऐसा कंटेंट दो। ठीक है, ये इसको पता लगा कि भाई उसने एनालिसिस किया होगा मेरे सर्च को, मेरे हिस्ट्री को। ठीक है, तो उनके पास ऐसे टूल्स अभी अवेलेबल हैं जो कि बिग डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। क्या जो रैंडम मेथड होता, पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड था होगा, क्या वो एनालिसिस कर पाते? नहीं। इसलिए क्या जरूरत पड़ती है इनको, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है ताकि एनालिसिस ऑफ डेटा कर पाए। तो अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा विद टू मच वॉल्यूम, तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही हाई स्केल पे जो डेटा होता है, जिसका विद टू मच ऑफ वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी फॉर ट्रेडिशनल, तो इनका जो वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी होता है वो टू मच होता है। देखिए, वॉल्यूम तो आपको पता लगेगा, एक्सट्रीमली लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड, मतलब कितनी जल्दी क्विक होती है, हो रही होती है ना। जैसे यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं, जितना जल्दी करते हैं हम इंस्टाग्राम पे कितना जल्दी हम स्लाइड करते हैं, चीजों को चेंज करते रहते हैं, है ना। क्लिक लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कितना फास्ट होता है सोशल मीडिया पे काम, है ना। उसके बाद वैरायटी, कितने तरह के डेटा आ जाए मतलब आते हैं, है ना। लाइक हर इंसान की अलग अलग चॉइस है, कितने करोड़ों के उनके पास अकाउंट है, हर इंसान के अलग अलग चॉइसेस हैं, हर इंसान अलग अलग कुछ ना कुछ लाइक वो सर्च कर रहा है। तो ये क्या है, वैरायटी ऑफ डेटा, मतलब सेम होमोजेनियस डेटा नहीं है, बहुत मतलब वैरायटी ऑफ डेटा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का है। तो मतलब 3 चीजें, कोई भी डेटा जिसमें जिसमें वॉल्यूम बहुत एक्सट्रीमली हाई हो, उसका वैरायटी बहुत ज्यादा हो, और उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, इन तीनों चीजों को जो प्रोसेस करने वाला जो यूनिट है, टूल्स है, उनके लिए जब आसान ना हो, ठीक है, मतलब जो उनके लिए मतलब इजी ना हो, आसान ना हो, वो अनेबल है टू फाइंड एनी पैटर्न, ट्रेंड एंड एसोसिएशन, कि जो डेटा चल रहा है ना, कोई पैटर्न निकाल पाए या कोई एनालिसिस कर पाए, कोई ट्रेंड निकाल पाए, तो वो मतलब अनेबल हो जाए। ठीक है, तो उस टाइप के डेटा को हम बोलेंगे बिग डेटा। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। ठीक है, तो उसमें 5 V's होते हैं जनरली।
आप समझ लीजिए इसको। पहले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एक्सट्रीमली लार्ज डेटा, बहुत सा बड़े लेवल का डेटा, जैसे फेसबुक का हो गया, यूट्यूब का हो गया, कोई सा भी सोशल मीडिया ले लीजिए, या अब जैसे टोल टैक्स होता है तो आपने देखा होगा फास्ट टैग लगा होता है, तो टोल टैक्स में आपकी गाड़ी निकलती है, आपकी गाड़ी के अंदर सेंसर लगा होता है और अपना टोल डिडक्ट हो जाता है डिजिटल। तो उनके पास करोड़ों, एक टोल से करोड़ों गाड़ियां निकलती है, तो ये क्या है, उनके लिए बिग डेटा हो गया है ना। लाइक कोई सी भी चीज आप रैंडम और ले सकते हैं, यही नहीं जैसे ट्रैफिक है दुनिया में, कितना सारा मतलब एयर ट्रैफिक, करोड़ों फ्लाइट्स रोज, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं करोड़ों बोल रहा हूँ कि कितना फ्लाइट्स दिन में फ्लाई करता है, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, तो ये सारा डेटा एक तरह से ट्रैफिक मैनेज तो करना पड़ता होगा ना। ऊपर जो रडार्स पता नहीं क्या क्या टूल्स होंगे इसके लिए, एक तरह से रडार भी क्या टूल है टू एनालिसिस डाटा, तो ये सारे ये जो काम कर रहे हैं ये एक्सट्रीमली लार्ज स्केल पे हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो बिग डेटा हम किसी को तब कह सकते हैं जब वो एक्सट्रीमली लार्ज स्केल पे हो, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है the speed at which data being streamed has extremely increased. Time analysis is required, otherwise information या trend या pattern will be absolute. तो भाई सिंपल सा तरीका, मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो डेटा डेटा का ना स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और इसमें याद क्या रखना है कि भाई ऐसा आपका जो टूल जिसका एनालिसिस करने का टूल हो वो इतना फास्ट, सफिशिएंट फास्ट होना चाहिए कि जो जो क्विक ट्रेंड में मिलता है उसको हम वो कैच कर पाए, और वो हमें बता कोई इन्फॉर्मेशन दे सके कि भाई हाँ ये ट्रेंड हो रहा है, यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सेल्स डिक्रीज हो रहा है, यहाँ के शेयर मार्केट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इतने बजे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, मतलब क्विक हमें सोल्यूशन दे देगा तो ही फायदा है, अदरवाइज नहीं है ना। जैसे जैसे मैं मान लीजिए मुझे कोई शूज चाहिए, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो भाई उनके उनके पास डेटा तुरंत आ जाना चाहिए कि इनको इस लड़के को शूज पसंद है, तो डिफरेंट डिफरेंट शूज मुझे दिखा देगा, है ना। और 2 दिन बाद उसको पता लगा कि हाँ भाई ये लड़का शूज सर्च कर रहा था ऑनलाइन, और 2 दिन बाद दिखाएगा, तो हो सकता है मैं 2 दिन में तो किसी और के यहाँ से ले लिया शूज, या कहीं से मैं कहीं ना कहीं से परचेज कर लिया, तो फिर वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, है ना। जो इन्फॉर्मेशन को मिला कि ये ही वाज लुकिंग फॉर द शूज, वो इन्फॉर्मेशन एब्सोल्यूट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए जो टूल्स है जो कि एनालिसिस करते हैं बिग डेटा वाले, बिग डेटा को, वो उनकी मतलब ठीक ठाक स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है वैरायटी, मेनी टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ डेटा इज बीइंग स्टोर्ड, लाइक स्ट्रक्चर्ड, है ना। बहुत अलग अलग तरह के डेटा होते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा में हो सकता है जैसे कि फाइल डिफाइंड फाइल स्ट्रक्चर, जैसे आपका पीडीएफ हो गया, है ना, पीडीएफ हो गया, या कोई मतलब फाइल स्ट्रक्चर होनी चाहिए फिक्स उसमें ना। एंड सेकंड हो जाएगा अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर में जैसे आपका टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, पोस्ट हो गया, कमेंट्स हो गया, ईमेल्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। जैसे पीडीएफ हो गया, ये क्या अपने आप में क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो इनमें ध्यान रखिएगा। दोनों में वैरायटी है, बहुत तरह के डेटा हो सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड होंगे, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। ये 3 जनरली मेन होता है, लेकिन उसके बाद कुछ और भी व्यूज ऐड किए गए, ये हर बुक में नहीं मिलेगा, किसी किसी बुक में मिलेगा आपको, मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को। फोर्थ है वेरासिटी, डेटा क्वालिटी लाइक एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ डेटा इज इफेक्टिव इन डिसीजन मेकिंग। तो जो डेटा से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल रहा है वो बिल्कुल फैक्चुअल होना चाहिए, मतलब उसमें कोई एक्यूरेसी की कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें ट्रूथफुलनेस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगा आपका जो टूल एंड जो एनालिसिस कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है बिग डेटा से, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं ना। तो ये भी ध्यान मतलब ये भी एक फीचर होता है बिग डेटा का। लास्ट है वैल्यू, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम डेटा मस्ट बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग, जो इतना जो आपका कॉस्ट आ रहा है उससे ज्यादा उसके बेनिफिट्स होने चाहिए, तभी बिग डेटा मतलब कोई काम के उसका फीचर्स है तभी उसको बिग डेटा मानेंगे, जब उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होना चाहिए उसके कलेक्शन कॉस्ट से, ठीक है। तो ये 5 इसके फीचर्स याद रखना, बिग डेटा के 5 वीज होंगे, रिपीट करेंगे मेरे साथ, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज स्केल, वेलोसिटी मतलब बहुत ज्यादा स्पीड होती है डेटा कलेक्शन का। नेक्स्ट है वैरायटी, वैरायटी मतलब टू मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, लाइक कुछ वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, कुछ ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, कमेंट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में। इसको इन सभी कैटेगरीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड। आगे पढ़ लीजिएगा। वेरासिटी का मतलब ये है ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी, डेटा कितना एक्यूरेट है, ये उसका वेरासिटी हो जाएगा। वैल्यू, उसका वैल्यू होना चाहिए, कुछ जो आप कॉस्ट लगा रहे हो कलेक्शन उससे ज्यादा उसका इसके बेनिफिट्स होने चाहिए, तो डेटा बिग डेटा मतलब हमारे भी काम आ सकता है, ये उसका फीचर होना चाहिए। बस इस सेक्शन में इतना ही करते हैं, बाय फॉर नाउ। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियोस को, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ नाइस डे।